हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था भाई सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में काफ़ी कुछ समझाया था और शायद आपको बात समझ में भी आ गई होगी। उसकी मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी थी, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा ग्रुप के ऊपर। आप लेकिन सबसे पहले काम आपका ये होगा कि आप जो एक्सरसाइज आपको दी जा रही है उसका सॉल्यूशन भाई अपने आप करो। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब भी किसी कंसंट्रेशन टर्म का आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो उसकी अगर यूनिट है तो यूनिट आपको मेंशन करनी पड़ेगी भाई। अगर यूनिट नहीं है तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, अगर यूनिट है तो विथ यूनिट आपको क्या देना है उसका आंसर। ये नियम होता है न्यूमेरिकल करने का। ठीक है, बिना बात किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम जो बात कर रहे थे पिछले वाले लेक्चर में वो बात कर रहे थे तनु विलियन के बारे में। मैंने आपको बताया था तनु विलियन को इंग्लिश में बोलते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। मैंने आपसे कहा था कि वह विलियन जिसमें विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा क्या होती है ज़्यादा, उस विलियन को बोलते हैं हम तनु विलियन। फिर मैंने आपको सांद्र विलियन के बारे में बताया था कि वह विलियन जिसमें विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा या तो लगभग समान होगी या विलय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में थोड़ी अधिक होगी, उसे क्या बोलते थे हमने, सांद्र विलियन। उसे इंग्लिश में बोलते हैं हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे ठोसों की द्रवों में विलेयता। क्योंकि मैंने आपसे कहा था आपकी एनसीईआरटी में दो टॉपिक है भाई, एक तो है अपने पास ठोसों की द्रवों में विलेयता और एक अपने पास है गैसों की द्रवों में विलेयता। ठीक है, हम पहले बात कर रहे थे ठोसों की द्रव में विलेयता के बारे में और हमने कहा था कि जब भी आप किसी सॉलिड को यानी जब भी आप किसी सॉलिड सॉल्यूट को यानी जब भी आप किसी ठोस विलय को जब द्रव विलायक में घोलते हो तो उस स्थिति में तीन प्रकार के विलयन बनते हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? एक तो बताया था मैंने आपको संतृप्त विलयन। कौन सा बताया था? संतृप्त विलयन। एक बताया था मैंने आपको असंतृप्त विलयन और एक बताया था मैंने आपको अति संतृप्त विलयन। तीन ही विलयन के बारे में चर्चा की थी मैंने आपसे। एक तो बताया था मैंने आपको संतृप्त विलयन, एक बताया था मैंने आपको असंतृप्त विलयन और एक बताया था आपको अति संतृप्त विलयन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और इसे बोलते हैं हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीन विलयनों के बारे में चर्चा की थी, संतृप्त विलयन के बारे में, असंतृप्त विलयन के बारे में और अति संतृप्त विलयन के बारे में। कई बार बोर्ड एग्जाम में इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है भाई कि अति संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हो, या असंतृप्त विलयन से आप क्या समझते हो, या संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हो। तो मैं आपको ये कहना चाहता था, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लो अगर आपके पास एक जगह है, उस जग में आपने 100 ml पानी रखा हुआ है और मान लो उस 100 ml पानी में आप केवल 3 ही चम्मच शक्कर ही घोल सकते हो, तो उसकी मैक्सिमम शक्कर घोलने की क्षमता कितनी हो गई? 3 चम्मच। अगर मान लो आपने 3 चम्मच में से केवल 1 चम्मच ही शक्कर डाली है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो विलयन है उसमें अभी तक 2 चम्मच और डाली जा सकती है। मतलब आपने 1 ही चम्मच डाली है, उसकी क्षमता 3 चम्मच घोलने की थी, आपने केवल 1 ही चम्मच डाली है, इसका मतलब उस विलयन में अभी 2 चम्मच शक्कर की और घोली जा सकती है। इसलिए वो विलयन कहलाएगा भाई असंतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा? असंतृप्त। मतलब वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में घुली होती है, उस विलयन को क्या बोलते हैं हम? असंतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं उसे? असंतृप्त विलयन। और इस विलयन में आप विलय की और मात्रा घोल सकते हो, क्योंकि इसमें जो चाहिए उससे तो आपने कम ही डाला है, तो आप इसके अंदर और विलय को क्या कर सकते हो? डाल सकते हो भाई। फिर बताया मैंने आपको संतृप्त विलयन के बारे में। मैंने कहा अगर आपके 100 ml वाटर में अगर 3 चम्मच चीनी घुल जाती है, तो मान लो आपने 3 की 3 चम्मच चीनी किसमें डाल दी, तो वो संतृप्त हो गया। ना तो उसमें आप ज़्यादा डाल दे, ना आपने उसमें कम डाला। 3 चम्मच की रिक्वायरमेंट थी, 3 की 3 चम्मच आपने उसमें डाल दी चीनी की, तो वो क्या हो गया? संतृप्त। वह विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। मतलब वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा आवश्यकता के अनुसार घुली होती है, उस विलयन को क्या बोलते हैं हम? संतृप्त विलयन। क्लियर है? इस विलयन में आप और अधिक विलय को नहीं घोल सकते भाई। क्लियर है? फिर मैंने बताया आपको अति संतृप्त विलयन। मान लो आपके पास 100 ml वाटर था, उसमें केवल 3 ही चम्मच चीनी की घोली जा सकती थी, लेकिन अगर आपको 5 घोलनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चीनी तो घुल जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाते, यानी 3 थी आपने 2 चम्मच और डाल दी, चीनी घुल जाएगी। लेकिन होगा क्या? जैसे उसको आप ठंडा करोगे तो जो 2 चम्मच चीनी की है वो कहाँ हो जाएगी भाई? वो उस जग के पैने में, यानी मैं कहूँगा ये जो अपने पास नीचे जो बॉटम वाला किनारा है
इस पर क्या हो जाएगी भाई, जमा। उसे बोलते हैं हम अवक्षेपण। उसे क्या बोलते हैं हम, अवक्षेपण। मतलब अति संतृप्त विलयन की स्थिति में कौन सी घटना का जन्म हो जाता है भाई, अवक्षेपण का। क्लियर है। और इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि मान लो किसी विद्यार्थी को 5 आइसक्रीम खाने का शौक है, अगर मान लो उसने 2 ही आइसक्रीम खाई है तो वो कहलाएगा असंतृप्त। मतलब 5 खा सकता है वो, उसने अभी तक 2 ही खाई है, मतलब 3 आइसक्रीम अभी वो और खा सकता है, तो हो जाएगा असंतृप्त। लेकिन मान लो वो 5 आइसक्रीम खाता है, उसने 5 की 5 आइसक्रीम खा ली तो हो गया संतृप्त। लेकिन कई बार अति संतृप्त भी हो जाते हैं, खानी है 5 लेकिन 5 की 7 खा ली, तो वो स्थिति कौन सी हो जाएगी भाई, अति संतृप्त। और आप जानते हो जब अति संतृप्त विलयन की स्थिति बन जाती है तो क्या हो जाता है भाई। क्लियर है, इस चीज का आपको पता है। इसका मैंने एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की थी। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको संतृप्त विलयन के बारे में, असंतृप्त विलयन के बारे में और अति संतृप्त विलयन के बारे में बताया था। एक बार फिर इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं। असंतृप्त विलयन क्या होगा, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में घुली होती है, उस विलयन को बोलते हैं हम असंतृप्त विलयन। और इस विलयन में हम और अधिक विलय को घोल सकते हैं भाई। फिर बताइए आपको संतृप्त विलयन के बारे में कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा आवश्यकता के अनुसार घुली होती है, मतलब जितनी आपको चाहिए उतनी ही मात्रा क्या करोगे आप, घोलोगे। उस विलयन को बोलते हैं हम संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन में और अधिक विलय की मात्रा घोली नहीं जा सकती है भाई। फिर मैंने कहा अति संतृप्त विलयन के बारे में कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में घुली होती है। और वो कैसे घोलोगे, क्या बढ़ा के, उसका टेम्परेचर बढ़ा के, उसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। और अति संतृप्त विलयन को जब ठंडा किया जाता है तो उसका क्या हो जाता है भाई, अवक्षेपण। क्लियर है बात। तो तीनों विलयन के बारे में आपको पता लग गया होगा कि संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है और अति संतृप्त विलयन क्या होता है। क्लियर है। अब मैं पढ़ाता हूं आपको ठोसों की द्रव में विलेयता को, ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। एक मिनट मैं माइक सही कर लूं। ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। एक मिनट भैया, माइक थोड़ा सेट कर लें, कई बार माइक में प्रॉब्लम आ जाती है। ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर है। थोड़ा माइक की प्रॉब्लम हो जाती है। ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी हमको क्या करना है भाई। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो इसके बारे में पढ़ा है पढ़ने में, तो क्योंकि हमने क्या किया था कि हमारे पास सोलवेंट क्या था, लिक्विड, हमारे पास सोल्यूट क्या था, सॉलिड, उसको मिलाया तो 3 प्रकार के विलयन बने। उन तीनों विलयनों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो गई। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जब आप किसी ठोस विलय को द्रव विलायक में घोलते हो तो उसे कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। यानी आप ठोस विलय की द्रव विलायक में विलयता को किस प्रकार बढ़ा सकते हो और किस प्रकार क्या कर सकते हो, उसे घटा सकते हो। यानी वे कौन से कारक होंगे जो इस ठोस विलय की द्रव में विलयता को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। उन कारकों के बारे में हमें थोड़ी जानकारी लेनी है। और वो कारक 4 प्रकार के हैं भाई बेसिकली। एक तो अपने पास होता है भाई टेम्परेचर, एक तो अपने पास क्या होता है टेम्परेचर, इसको हिंदी में बोलते हैं तापक्रम, जानते हो इसकी चीज के बारे में आप। एक तो अपने पास होता है टेम्परेचर। क्लियर है। दूसरा हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे भाई प्रेशर की, इसको बोलते हैं हिंदी में दाब। क्लियर है। तीसरी हमको चर्चा करनी है, वो चर्चा करनी है भाई नेचर। नेचर होती है भाई नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट एंड सोलवेंट मतलब विलय और विलायक की प्रकृति। सोल्यूट एंड सोल्वेंट यानी विलय और विलायक की प्रकृति के बारे में। और जो हमको लास्ट चर्चा करनी है, एक साइज का भी आता है, यहीं पर एक फैक्टर डाल लेता हूं, साइज ऑफ सोल्यूट यानी विलय का आकार, विलय का आकार। ठीक है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, वो आपकी बुक में चलता नहीं है, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको बोलते हैं हम सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव कई बार बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि सम आयन प्रभाव से आप क्या समझते हो। टोटल 5 फैक्टर है, टोटल 5, 1 2 3 4 और 5। ये पांचों वे कारक हैं जो ठोसों की द्रव में विलयता को क्या करते हैं भाई, प्रभावित। यानी जब भी आप किसी ठोस विलय को द्रव विलायक में घोलोगे तो ये जो 5 कारक है
टेम्परेचर, प्रेशर, विलय विलायक की प्रकृति, विलय का आकार और समायन प्रभाव, ये क्या करते हैं, उनकी विलयता को प्रभावित करते हैं। अब कई बढ़ाएंगे भी तो कई घटाएंगे भी, वो डिपेंड नहीं करता। हमको तो ये देखना है कि इस टेम्परेचर का, प्रेशर का, नेचर का, साइज का और इस समायन प्रभाव का इन ठोसों की द्रव में विलेयता पर क्या प्रभाव दिखाते हैं, मतलब ये कारक इनकी विलेयता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। क्लियर है बात। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं टेम्परेचर के बारे में। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास विलय तो है ठोस और हमारे पास विलायक क्या है भाई, द्रव, और इससे जो विलयन बनेगा वो द्रव ही बनेगा, पता है आपको, क्योंकि विलय तो अपनी पहचान खो देता है और विलायक अपनी पहचान को बनाए रखता है। क्लियर है। और कारक कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर, साइज एंड समायन प्रभाव। क्लियर है। सबसे पहले बात कर रहा हूं पहले कारक की, और पहला कारक है हमारे पास टेम्परेचर। कौन सा कारक है भाई, टेम्परेचर। देखो भाई, मैंने आपसे कहा था, अभी अभी मैंने आपको जो विलयन पढ़ाया था, कि जब अपने पास अति संतृप्त विलयन बन जाता है, भाई आप सोचो, अगर मान लो आपके पास 100 ml पानी था, 100 ml आपके पास वाटर, 100 ml मतलब अब तो 1 लीटर ले लो आप, मान लो कि आपके पास 1 लीटर जल है और इस 1 लीटर जल में माना कि हम 5 चम्मच या 5 ग्राम मान लो, आप मान लो 5 ग्राम हम NaCl को डाल सकते हैं। आपके पास 1 लीटर जग है पानी का, उसमें आप 5 ग्राम NaCl को डाल सकते हो मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप NaCl को नहीं घोल सकते। मतलब वो इसकी संतृप्तता की अवस्था है। यानी आप ये मान लो कि आपके पास एक लीटर पानी है, उस 1 लीटर पानी में आप अधिकतम 5 ग्राम नमक को घोल सकते हो, उससे ज्यादा को आप नहीं घोल सकते। अगर आप अधिकतम 5 ग्राम को घोल सकते हो, तो जब 5 ग्राम का मैं 1 लीटर के साथ विलयन बनाऊंगा, बताओ संतृप्त विलयन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम कितना घोल सकते हैं हम, 5। और मैंने कहा था कि जिसमें विलय की आवश्यक मात्रा घुली होती है उसे बोलते हैं हम संतृप्त विलयन। मान लो आपने 5 से कम घोला तो हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा वो, असंतृप्त। मैंने कहा था असंतृप्त क्या होता है, जिसमें विलय की मात्रा आवश्यक मात्रा से क्या होती है भाई, कम। लेकिन मैं 5 ग्राम ना डाल के मैं यहां पर डाल रहा हूं मैं 10 ग्राम NaCl। क्या डाल रहा हूं भाई, 10 ग्राम NaCl। अगर आप सोचो, अगर आप 5 ग्राम की जगह आप 10 ग्राम NaCl डालोगे तो बताओ ये स्थिति अति संतृप्तता की तरफ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट तो 5 ग्राम की थी, आपने 5 के लिए कितना डाल दिया भाई, 10 ग्राम। अब ये 10 ग्राम को घोल तो नहीं सकता, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है, 5 ग्राम की। भाई इसकी खाने की क्षमता ही 5 ग्राम की है, उसको आप जोरी से 10 खिलाओगे तो मामला तो खराब होने वाला है। और वो कैसे होगा, आप उसको जोर करोगे भाई तेरे को खाना ही पड़ेगा, तेरे को खाना ही पड़ेगा, तेरे को खाना ही पड़ेगा, ऐसा ही होता है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप जानते हो कि जब सॉलिड के ऊपर टेम्परेचर चलता है, भाई सॉलिड के ऊपर जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसके पार्टिकल बताओ दूर दूर होंगे ही नहीं होंगे, और वो पार्टिकल जैसे दूर होंगे बताओ वो उसके अंदर विलय होंगे कि नहीं होंगे। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वो ठोस किस में विलय हो जाएगा भाई, किस में विलय हो जाएगा, वो ठोस आपके द्रव विलायक में क्या हो जाएगा भाई, विलय। लेकिन मैंने आपसे कहा था विलय तो वो हो जाएगा, लेकिन जैसे आप उसे ठंडा करोगे उसका क्या हो जाएगा भाई, अवक्षेपण। क्या हो जाएगा, अवक्षेपण। यानी आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं विलेयता तो आप बढ़ा दोगे, लेकिन जैसे अगर आप उसे ठंडा करोगे तो उसका क्या हो जाएगा भाई, अवक्षेपण। लेकिन हम तो क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर का योगदान क्या होगा, तो मैं तो ये कह सकता हूं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूं कि जो विलेयता है हमारी, जो हमारी विलेयता है वो किसके समानुपाती होगी भाई, टेम्परेचर के। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे विलेयता भी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। बताओ क्लियर है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वो क्यों बढ़ेगी, क्योंकि पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे तो सॉलिड के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, मैं कहूंगा वो लिक्विड बनना पसंद करेंगे, और वो जैसे लिक्विड बनेंगे उनकी विलेयता आपस में बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो ये कह रहे हैं हम कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ जाएगी भाई, विलेयता। क्लियर है पहला टॉपिक आपको कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे क्या बढ़ जाती है भाई, विलेयता। दूसरा कारक कौन सा हमारा, दूसरा कारक है हमारे पास प्रेशर। अब देखो भाई स्पेशल बात, हिंदी में बोलते हैं इसको दाब। मान लो आपके पास ये था, कोई बीकर था, इस बीकर मान लो यहां पर अपने पानी डाल रखा है, ठीक है, ये वाटर है हमारे पास, और यहां पर आपने कोई सॉलिड के पार्टिकल डाल दिए। इस प्रकार सॉलिड कोई मान लो NaCl जो भी है, कोई भी है नहीं, ये अपने पास सॉलिड पार्टिकल है। क्या लिख दिया मैंने, ये सॉलिड के क्या है भाई, पार्टिकल्स, यानी ठोस के अवयवी कण है। अब आप सोचो, आप जानते हो जब भी आप सॉलिड के ऊपर प्रेशर लगाते हो भाई, ऊपर से लगेगा प्रेशर, तो
भाई प्रेशर तो ऐसे ही होगा ना भाई, ऊपर से लगाओगे जिसको प्रेस करोगे। और मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था सॉलिड स्टेट में। पहला चैप्टर कौन सा था हमारा? सॉलिड स्टेट। और मैंने कहा था कि जो सॉलिड होते हैं, मैंने आपसे कहा था कि जो सॉलिड होते हैं उनमें अवयवीकरण प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों से बंधे रहते हैं। मतलब आपके पास जो सॉलिड है उसमें अवयवीकरण मजबूती से बंधे रहते हैं, उन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। बताओ बात सही नहीं भाई? आपके पास मान लो ये सॉलिड की दीवार है, तो इस पर आप कितना ही प्रेशर लगा लो, बताओ क्या ये दबेगी? क्या इसके अंदर कंप्रेशन होगा? क्या कब होगा? क्या बिल्कुल भी। मैं कहूंगा ठोसों पर तो दाब का प्रभाव ऑब्जर्व ही नहीं होता। इन ठोसों पर और द्रवों पर, बेसिकली हम कह सकते हैं कि ठोसों पर और द्रवों पर तो दाब का प्रभाव हमें दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि दबते ही नहीं है। तो मैं कहूंगा जैसे आप प्रेशर बढ़ा भी दोगे तो इस पर फर्क पड़ने वाला क्या है भाई? हमको विलय किसको करना है भाई? ये क्या है? सॉलिड पार्टिकल, ये हमारे पास विलय है। और ये क्या है? H2 विलायक। हमको विलय किसको करना है? ठोस को। और हम जानते हैं ठोस के ऊपर तो दाब का प्रभाव होता ही नहीं है। जब आप ठोस के ऊपर दाब का प्रभाव दिखाई नहीं सकते, तो बताओ प्रेशर क्या इस विलेयता को प्रभावित करेगा? क्या नहीं करेगा? तो मैं ये नहीं कहूंगा कम कर देगा, हम कहेंगे विलेयता अप्रोक्सीमेट क्या रहेगी भाई? बराबर। यानी जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो विलेयता पर कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि हम जानते हैं ठोस में अवयवीकरण बिल्कुल होते हैं पास पास व्यवस्थित, और इन पास पास व्यवस्थित होने के कारण इन पर दाब का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। और ये बात पढ़ाई थी मैंने आपको जब पढ़ाया था चैप्टर फर्स्ट। उस चैप्टर का नाम था भाई सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट मैंने आपको डिटेल से बताया था कि ठोसों में अवयवीकरण प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों से बंधे रहते हैं। उनमें कहीं भाई मैंने कहा था ना भाई वो वाइब्रेशन कर देंगे भाई, उनमें कंपन होगा और कोई गति नहीं होगी। जब वो हिलेंगे ही नहीं अपनी जगह से, तो बताओ क्या उन पर दाब का कोई प्रभाव होगा? क्या? अरे आप सोचो, अगर सॉलिड पर ही दाब का प्रभाव हो जाता तो मैं अगर इस दीवार को यहां से टच करता तो दीवार कहां चली जाती है? पीछे। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम कहेंगे कि जब पार्टिकल के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं आ रहा, तो बताओ दाब क्या विलेयता को प्रभावित करेगा? क्या नहीं करेगा? तो हम कहेंगे कि प्रेशर बढ़ाने पर विलेयता लगभग क्या बनी रहती है? समान। उस पर कोई प्रभाव हमको दिखाई नहीं देता। बात क्लियर है? पहला प्रभाव क्या बताया था मैंने आपको? टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बारे में मैंने क्या कहा? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे विलेयता बढ़ जाएगी। भले हम ये जानते हैं कि जब हम उसे ठंडा करेंगे तो घटना कौन सी हो जाएगी भाई? अवक्षेपण। फिर दूसरा प्रभाव क्या दिखाया मैंने आपको? प्रेशर के बारे में। मैंने कहा कि ठोसों में अवयवीकरण बिल्कुल पास पास व्यवस्थित होते हैं, अतः इन पर दाब का कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देता। अतः आप प्रेशर चाहे कितना ही बढ़ा लो, विलेयता जैसी पहले थी वैसी ही बाद में रहेंगी, कोई विशेष प्रभाव हमको दिखाई नहीं देगा। जैसी पहले थी वैसी ही रहेगी, कोई विशेष प्रभाव हमको दिखाई नहीं देगा। बात क्लियर है यहां तक की? चलो भाई तीसरा फैक्टर देखो आप। बिल्कुल बेसिक बातें हैं और इनकी थ्योरी में आपको दे दूंगा पीडीएफ बना के। तीसरी बात देखो, तीसरी बात क्या थी भाई? नेचर। मैं लिख देता हूं हिंदी में, विलय व विलायक की प्रकृति। देखो भाई यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, विलय और विलायक की प्रकृति। इंग्लिश में लिखे तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। कई विद्यार्थियों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, कई को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, तो मैं दोनों लैंग्वेज में लिख देता हूं। विलय और विलायक की प्रकृति। प्रकृति से मतलब क्या है? सुनो बात ध्यान से। एक मैं आपको पहले फंडा बताता हूं। लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, इसका मतलब क्या है? सुनो ध्यान से। इसका मतलब होता है समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। देखो कहने का मतलब क्या है? सुनना ध्यान से बात। ये फंडा काफी लगता है, जैसा है वो उसमें ही घुलेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे मान लो कोई विद्यार्थी सिंसियर है, तो उस विद्यार्थी के जो दोस्त होंगे वो भी सिंसियर होंगे। अब मान लो कोई विद्यार्थी उदंडी है, तो उस विद्यार्थी के जो दोस्त होंगे वो भी उस टाइप के होंगे। मतलब जैसा खुद है वैसा ही दूसरा होगा, और जैसा खुद है और वैसा ही अगर दूसरा है, बताओ आपस में मेल तोल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो कहने मतलब है समान समान को घोलता है, जैसा है वो उसमें ही घुलेगा। और मतलब कहने का मतलब क्या होगा? जो जैसा है अगर दूसरा बंदा भी अगर उसके जैसा है, उसमें आपस में संबंध क्या हो जाएंगे भाई? अच्छे हो जाएंगे। यानी समान समान को घोलता है। अब देखो यहां क्या मतलब है विलय और विलायक की प्रकृति से। अगर मान लो विलय पोलर है, समझना ध्यान से, फंडा समझ में आ गया? समान समान को घोलता है, यानी जैसा विलय होगा अगर विलायक भी वैसा है तो इनके अंदर घुलने की पावर, विलयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर मान लो विलय तो गुणना चाहता है लेकिन विलायक गुणना नहीं चाहता,
तो बताओ इनकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम। यानी जैसा विलेय है अगर विलायक भी वैसा हो जाए तो बताओ विलेयता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। क्लियर है? इसलिए मैंने कहा है समान समान को घोलता है। अब जो कहने का मतलब क्या है, सुना ध्यान से बात। मान लो आपका जो विलेय है, आपका जो विलेय है वो ध्रुवीय है। ध्रुवीय का मतलब है पोलर। पोलर मतलब क्या है, जिनमें दो अपने पास दो साइट होती है, एक धनात्मक वाली और एक ऋणात्मक। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया NaCl। आप जानते हो NaCl में एक Na+ होता है और Cl- होता है। बताओ ध्रुवीय है कि नहीं? इस पे प्लस वाला चार्ज भी है और इस पर माइनस वाला चार्ज भी है, मतलब ये NaCl क्या हो गया भाई, पोलर। अब मान लो आप इस NaCl को वाटर में डाल रहे हो वाटर में, तो ये तो हो गया अपने पास विलय, सोल्यूट हो गया, और वाटर अपने पास हो गया भाई विलायक। क्लियर है? आप जानते हो वाटर क्या होता है, H+ और OH-, मतलब ये भी पोलर है, मतलब ये भी क्या है, ध्रुवीय, और ये भी क्या है, ध्रुवीय। अब बताओ जब विलय भी ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय है, बताओ दोनों की प्रकृति बिल्कुल समान है कि नहीं? तो बताओ घुलेंगे नहीं घुलेंगे। यही कारण है कि जैसे आपने खूब प्रैक्टिकल घर कर सकते हो आप। ये आपने पानी का गिलास लिया, जैसे उस पानी गिलास में आप नमक डालते हो, बताओ नमक तुरंत घुलता है कि नहीं घुलता? क्यों घुल जाता है? क्योंकि नमक भी आपका ध्रुवीय है और आपका पानी भी क्या है, ध्रुवीय। और मैंने कहा था समान समान को घोलता है। बताओ जल्दी घुलेगा नहीं घुलेगा? लेकिन आपने देखा होगा अपने पास पानी है और इस पानी में डाल दो आप चीनी, यानी शुगर डाल दो। शुगर क्या होती है भाई, नॉन पोलर। शुगर क्या होती है, नॉन, इसको बोलते हैं अध्रुवीय। क्या बोलते हैं इसको, अध्रुवीय। और ये क्या होता है पता है इसका तो आपको, ध्रुवीय। तो बताओ ये थोड़ी कि आपने जैसे पानी लिया और पानी में चीनी डाली और तुरंत घुल गई, उसको आप थोड़ी देर घोलना पड़ेगा। बताओ कम घुलती कि नहीं घुलती? तो मैं कह रहा हूं समान समान को घोलता है। यानी जैसा विलय है, अगर जैसा ही विलायक हुआ, बताओ उनकी विलेयता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो मैं कहूंगा विलय और विलायक की अगर प्रकृति का मतलब क्या है, उनकी नेचर, अगर विलय और विलायक की प्रकृति बिल्कुल समान है तो विलेयता बढ़ जाती है, अगर असमान है तो विलेयता घट जाती है। बात क्लियर है? और एग्जांपल देख लो आप। हमने कहा कि NaCl पोलर था। क्यों था पोलर? इसमें प्लस भी था इसमें माइनस भी था, ध्रुवीय हो गया। वाटर में प्लस और माइनस, ध्रुवीय हो गया। जैसा ये है वैसा ये है। बताओ समान समान को घुलेगा नहीं घुलेगा? लेकिन हम जानते हैं चीनी के बारे में, चीनी तो है ध्रुवीय होती है और पानी हमारा ध्रुवीय होता है, तो घुलता नहीं है, देरी से घुलता है। इसलिए मैं कहूंगा पहले विलेयता किसी ज्यादा होगी, इसकी विलेयता क्या होगी, कम। तो ये कह रहे हैं अगर विलय और विलायक की प्रकृति बिल्कुल समान है तो उसकी विलेयता क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। क्लियर है? तीन बातें बताई मैंने आपको। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे विलेयता बढ़ जाएगी, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे विलेयता पर कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देगा। और अगर विलय विलायक की प्रकृति समान है तो विलेयता बढ़ेगी, अगर प्रकृति असमान है तो विलेयता क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट? अब जैसे मान लो अपन ने NaCl ले लिया और NaCl को डाल दूं मैं बेंजीन में। आप जानते हो बेंजीन क्या होती है, अध्रुवीय। जानते हो ना बेंजीन के बारे में, पढ़ाओ खूब आपने, C6H ये होती है बेंजीन। बेंजीन क्या होती है, अध्रुवीय। ये ध्रुवीय है और ये अध्रुवीय। बताओ घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा, क्योंकि समान समान को घुलता है। अगर ये भी ध्रुवीय होता तो घुल जाता। क्लियर है? तो विलय और विलायक की प्रकृति भी विलेयता को प्रभावित करती है। अगर विलय और विलायक बिल्कुल समान है या उनकी प्रकृति समान है तो जल्दी घुलेगा, अगर असमान है तो वो कम घुलेगा। क्लियर है बात? ये तीसरी बात समझ में आ गई आपकी। नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा हमारा, साइजो, यानी मैं कहूंगा विलय का आकार। विलय का आकार देखो भाई, विलय का आकार से मतलब क्या है, अगर आपके विलय का आकार जितना बड़ा होगा, सोचो अगर आप विलय का आकार जितना बड़ा होगा, बताओ विलेयता उतनी कम होगी ही नहीं होगी। बस जो छोटा अवयवीकरण है वो जल्दी घुलेगा और जिसका आकार बड़ा है उसको घुलने में क्या लगेगा, थोड़ा टाइम। तो मैं कहूंगा जो विलेयता है वो बताओ विलय के आकार के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी कि नहीं होगी? विलय का आकार कहने मतलब जैसे जैसे विलय का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता क्या हो जाएगी भाई, कम। क्योंकि आप सोचो, आप खुद दिमाग लगा सकते हो, अगर मान लो मेरे पास अवयवीकरण की साइज इतनी सी है वो जल्दी घुलेगा और एक की साइज बड़ी है, बताओ उसको घुलने में समय लगेगा नहीं लगेगा? तो जैसे जैसे विलय का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता का मान भी क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल फैक्टर है, पता है आपको चीज का। भाई कोई छोटा सा अवयवीकरण है तो जल्दी घुल जाएगा और कोई बड़ा अवयवीकरण है तो उसके घुलने में समय तो लगेगा ना भाई। तो विलेयता ज्यादा इसकी होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो हमने कह दिया कि विलेयता किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गई भाई, विलय के आकार के। जैसे जैसे विलय का आकार बढ़ेगा विलेयता वैसे वैसे क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। क्लियर है बात? यहां से देख लीजिए इस चीज को आप, कि जैसे जैसे विलय का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। लास्ट फैक्टर, उसके बाद आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठोसों की द्रव्य विलेयता। लास्ट फैक्टर कौन सा है, सम आयन प्रभाव।
सम आयन प्रभाव। देखो इस प्रभाव से मतलब क्या है, ये प्रभाव ये कहता है, नाम से पता लग रहा है सम आयन, जिसमें आयन क्या होंगे, समान। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लो आपके पास AgCl, ठीक है, और आपके पास है NaCl। मैंने कहा था समान समान को घोलता है। Ag पे चार्ज प्लस होगा और Cl पे चार्ज माइनस होगा, मतलब Ag पे तो प्लस चार्ज होगा, Cl पे माइनस चार्ज होगा। Na पे प्लस चार्ज होगा, Cl पे क्या चार्ज होगा भाई, माइनस। ये भी ध्रुवीय है और ये भी क्या है, ध्रुवीय। अब आप कहोगे सर समान समान को घोलता है, तो ये दोनों तो घुल जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, सुनो ध्यान से। आप देखो Ag प्लस AgCl को जब आप तोड़ोगे तो क्या बनाएगा, Ag प्लस और Cl माइनस, ऐसा ही होगा। और जब आप NaCl को ब्रेक करोगे तो क्या बनाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, ऐसा ही होगा। अब मान लो आपके पास ये बीकर है, इस बीकर में आपने AgCl डाल दिया तो ये टूट के ये बना देगा, इसी में डाल दिया आपने NaCl तो ये टूट के ये बना देगा। बताओ बनाएगा नहीं बनाएगा। अब प्रभाव का नाम है सम आयन प्रभाव। अब सुनना ध्यान से, इसी विलयन में Cl माइनस आयन है, किसका, Ag प्लस का। इसी विलयन में किसका आयन है, Na प्लस का, Cl माइनस। भाई आपके पास ये बीकर था, इसी बीकर में आपने AgCl डाल दिया, इसी बीकर में आपने NaCl डाल दिया। AgCl टूट के बना रहा है Ag प्लस Cl माइनस, और NaCl टूट के बना रहा है Na प्लस Cl माइनस। मतलब दोनों आयन समान हुए कि नहीं हुए। और आप जानते हो समान आयनों में क्या होता है भाई, प्रतिकर्षण। यानी ये Cl माइनस इस Cl को क्या मारेगा, धक्का मारेगा। क्या मारेगा, धक्का। क्योंकि इन दोनों, ये दोनों क्या है, सेम, और सेम एटम क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। धक्का मारेंगे, ये आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, Cl2। क्लियर है, ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, और जैसे जैसे धक्का मारेंगे बताओ विलेयता कम होगी कि नहीं होगी। तो मैं कहूंगा जब भी आयन समान हो जाते हैं तो विलेयता का मान क्या हो जाता है, कम। लेकिन ऐसा वहां नहीं होता। देखो वहां पर क्या था, हमारे पास NaCl था और साथ में था भाई वाटर। वाटर में क्या होता है, H प्लस OH माइनस, या Na प्लस और Cl माइनस। अब बताओ यहां पर अट्रैक्शन है कि नहीं, या Na प्लस को अट्रैक्ट करेगा OH माइनस और Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा H प्लस। बताओ कोई आयन समान है क्या। और यहां पर आयन समान नहीं है, इसलिए इसकी विलेयता होगी ज्यादा। यहां पर आयन समान है, इसकी विलेयता हो जाएगी भाई कम। क्लियर है, यानी जैसे जैसे आयन समान होते चले जाएंगे विलेयता का मान वैसे वैसे क्या हो जाएगा, कम। इसको बोलते हैं हम सम आयन प्रभाव। इसे क्या बोलते हैं हम, सम आयन प्रभाव। बात क्लियर हो गई आपको, बात समझ में आ गई होगी। क्या कहना चाहता हूं मैं, वापस सुनो कि ठोसों को जब द्रव, मतलब ठोस विलय को जब द्रव विलायक में घोलते हैं तो हमारे पास तीन तरह के विलयन तैयार होते हैं। एक संतृप्त विलयन, एक असंतृप्त विलयन और एक अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें विलय की आवश्यक मात्रा के अनुसार मात्रा घुली होती है। अति संतृप्त क्या होता है, जिसमें आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में विलय घुला होता है। अति संतृप्त क्या होता है, आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलय घुला होता है। फिर हमने प्रभावित करने वाले कारक पढ़े टोटल 5। टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर था। टेम्परेचर क्या कहता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे विलेयता बढ़ जाएगी। फिर सेकंड था प्रेशर। प्रेशर में क्या था कि सॉलिड के ऊपर मतलब दाब का कोई प्रभाव हमको दिखाई नहीं देता। तीसरा कौन सा था हमारे पास, विलय विलायक की प्रकृति। मैंने कहा समान समान को घोलता है, जैसा विलय है अगर वैसा ही विलायक है जल्दी घुलेगा। अब मान लो विलय और विलायक की प्रकृति अलग अलग हो गई तो विलेयता का मान क्या हो जाएगा भाई, कम। फिर मैंने आपको बताया विलय का आकार, अगर आकार बड़ा होगा तो विलेयता कम होगी, अगर आकार छोटा होगा तो विलेयता क्या होगी भाई, ज्यादा। और लास्ट बताया मैंने आपको सम आयन प्रभाव। अगर मान लो विलयन में एक जैसे आयन आ जाते हैं तो विलयनता क्या हो जाती है, मतलब विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर अलग अलग आयन है तो विलेयता क्या हो जाएगी भाई, अधिक हो जाएगी। क्लियर है, तो ये था अपने पास ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे हम गैसों की द्रव में विलेयता, और वहां पर अपने पास दो नियम आएंगे। एक नियम आएगा अपने पास हेनरी का और एक नियम आएगा अपने पास राउल्ट का। जब तक के लिए धन्यवाद, बात करते हैं भाई अगले वाले लेक्चर में।